चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। ठीक है, आप लोग का जो है न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है मेंस का पेपर 1 टारगेट बैच। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है आप सभी का। ठीक, तो मेंस का पेपर आप सभी को पता है, आपको पता है। ठीक है, मेंस का पेपर 1 जो होता है आपका 200 मार्क्स का होता है। एक जनरल, एक सबको पता है लगभग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 2 मिनट का उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो पेपर है ये होता है आपका 200 मार्क्स का। ठीक, जिसमें आपका हिंदी होता है, हिंदी भाषा जो है वो होता है आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, इंग्लिश जो है वो होता है आपका 50 नंबर का, और जो आपका छत्तीसगढ़ी है वो आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, जो हमने सिलेक्शन लिस्ट देखा है, तो मतलब जो भी आपने प्रीवियस ईयर रिजल्ट देखा है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने मेंस लिखा है, जिन्होंने मतलब इंटरव्यू दिया है, सबका हिंदी में कम से कम 120 के आसपास आ रहा है। और आपको अच्छा पोस्ट लेना है, यानी कि अदर सब्जेक्ट से आपको एज लेना है, तो कम से कम आपको 140 से 150 के आसपास आपको स्कोर करना होगा। ठीक है, अभी तक इसमें जो है हाईएस्ट स्कोर 167 आसपास गया है। ठीक, क्लियर। इससे पहले अनीता सोनी जी का था। ठीक, 167 जो है अभी लास्ट में जो 2020 का रिजल्ट है उसमें 167 गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा मत। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा शुरुआत करेंगे। हिंदी भाषा के साथ के बाद हम लोग जाएंगे आपका छत्तीसगढ़ी भाषा में, और छत्तीसगढ़ी भाषा के बाद हम लोग आपका इंग्लिश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस को जान लेते हैं। ठीक, सिलेबस क्या है, कैसे इसको बांट के पढ़ना है, कहाँ कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मैं बेसिक को दूंगा। ठीक है, चलिए तो आप जो हम तो एक चीज़ आप सोचिएगा। ठीक है, कि आपका जो अभी जो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं या उसमें कुछ विकास हुआ होगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ विकास हुआ होगा। ठीक, जैसे कि आपका भी छत्तीसगढ़ी है, अभी भी हालांकि भाषा नहीं बना है, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक, जैसे छत्तीसगढ़ी अभी बोली बोला जाता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उपभाषा है, वैसे हिंदी भी एक टाइम उसी तरीके से विकसित हुआ है। ठीक है, ठीक, तो कोई भी भाषा जो है उसका विकास होता है, बोली होता है। ठीक, फिर वो बनता है आपका उपभाषा। ठीक है, और उसके बाद ये कहीं जाके बनता है भाषा। ठीक है, और ये जो भाषा का विकास है, यानी कि भाषा इसको कब बोला जाता है, जब इसमें व्याकरणिक रचना होने लगती है, यानी कि इसमें साहित्य लेखन होने लगता है। ठीक है, और उस साहित्य लेखन के लिए सबसे मेन क्या होता है आपका व्याकरण होना, यानी कि उसका एक ग्रामर होना जरूरी है। ठीक है, तो वो जो ग्रामर है, ठीक, वो जो ग्रामर कैसे बनता है, वो ग्रामर बनता है आपका एक मूल इकाई अगर बोलेंगे किसी ग्रामर का या किसी भाषा का, तो वो होता है आपका वर्ण। ठीक है, वर्णों के संयोग से बनेगा शब्द। ठीक है, इन सभी शब्दों के संयोग से बनेगा वाक्य। ठीक है, जब वाक्य बन जाएंगे, ठीक, वाक्य बनने लगेंगे, तब इसमें होने लगेगा आपका साहित्यिक रचनाएं। ठीक, और उसके बाद फिर ये कहीं जाके बनेगा आपका भाषा। ठीक है, पहले वर्ण बनेगा, फिर शब्द, शब्द से बनेगा वाक्य, वाक्य जब बनेगा तो उसमें फिर साहित्यिक रचनाएं होनी शुरू होगी, और उसके बाद फिर आपका यो क्या कहलाएगा, भाषा कहलाएगा। ठीक है, ये ग्रामर के पर्सपेक्टिव में है कि इस तरीके से ये इसका विकास होगा। क्लियर है। अब इसी जो विकास क्रम है, इसी में हम सिलेबस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका वर्ण है, तो वर्ण से जुड़ा आपको टॉपिक पढ़ना होगा। पहला तो आपको वर्ण व्यवस्था ही पढ़ना होगा, वर्ण व्यवस्था, जिसमें आप वर्णमाला ये सब पढ़ेंगे। आप नोट करते हुए चलिए सबको। ठीक है, वर्तनी पढ़ना होगा इसमें आपको।
ठीक। और इसमें आपको पढ़ना होगा संधि, ठीक, संधि और संधि विच्छेद, ठीक। यानी कि आपका वर्ण से जुड़ा 3 टॉपिक है। एक आपका वर्ण व्यवस्था जिसमें आप वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक। फिर आप इसमें पढ़ेंगे संधि वर्तनी, और वर्तनी के साथ साथ आप इसमें संधि और संधि विच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद वर्ण के बाद हम लोग जाएंगे शब्द पे, ठीक। शब्द पे देखेंगे शब्द क्या क्या बनेगा। एक तो बनेगा समास और समास विग्रह होगा, ठीक। तत्सम तद्भव आपको पढ़ना होगा इसमें। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक। आपको पढ़ना होगा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, यानी कि एक ही समान उच्चारण होते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक। और पढ़ना होगा आपको अनेक शब्दों के एक शब्द, एक टॉपिक और जोड़ेंगे इसमें, वो होगा आपका शब्द शुद्धि, ठीक है। शुद्धि कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। ये सब मैं बेसिक एकदम बताते चलूँगा, कहाँ कहाँ पे एक एक मात्रा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक मात्रा में आपका नंबर पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक है। क्लियर। इसको नोट कीजिए। समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, इसमें आपको पढ़ना उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द और शब्द शुद्धि, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वाक्य। वाक्य में हम पढ़ेंगे आपका वाक्य शुद्धि। इसमें एक पॉइंट और नोट करेंगे, संज्ञा से लेकर अव्यय तक भी इसमें हमको पढ़ना होगा। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना इंग्लिश में, तो वैसे ही आपका इसमें भी होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब वाला। तो संज्ञा से अव्यय तक का जो टॉपिक है वो हम शब्द के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर। उसके बाद वाक्य पे आते हैं। वाक्य में हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सब आपके वाक्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक। वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। क्लियर है, ठीक। इसके बाद आपका साहित्यिक रचना होंगी। तो साहित्यिक रचना से जुड़ा टॉपिक है वो रहेगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। और एक आपको पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। ये सब हमको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार, ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि देखिए विकास क्रम कुछ ऐसा हुआ और उस विकास क्रम के आधार पे जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, हालांकि बहुत कुछ आता है सब में, जो सिलेबस आपको CGPSC के लिए दिया है उसको मैं ऐसे ब्रेक कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। और भाषा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे भाषा बोध, जो आपके शुरू में ही लिखा हुआ है। भाषा बोध, भाषा के बारे में हम जानकारी लेंगे और भाषा का विकास क्रम देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये सब हम इसमें देखेंगे। क्लियर है। भाषा बोध हो गया और क्या हो गया आपका हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है। ये सब चीज़ को अपने को पढ़ना है। इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक में अगर मैं बात करूँगा, अन्य में कुछ टॉपिक और है जो आपके सिलेबस में देखने को मिलेगा। वो रहेगा आपका
प्रारूप लेखन बोल सकते हैं उसको, प्रारूप लेखन होगा, और होगा आपका अनुवाद। ठीक, अनुवाद में आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ये सब आपको करना होगा। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे ही बस नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ण व्यवस्था से हर साल आपका कम से कम 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। संधि विच्छेद से भी 2 से 4 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है। मतलब ऐसा होता है ना कि 4 क्वेश्चन तो उनको देना ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का वैल्यू वो लोग हाफ मार्क्स रख देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स होता है, तो 2 से 4 मार्क्स का हर साल आता है। ठीक है, ये हो गया, इसमें भी आपका 2 से 4 मार्क्स, ये सब में आपका लगभग 2 से 4 मार्क्स आपका आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यहाँ से कम दोनों मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास से भी आपका लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक, छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार, ये तो आपका प्री और मेंस दोनों में काम आता है। ठीक है, इसको भी हम लोग डेली लेके चलेंगे, कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, उसके बाद भाषा बोध से हर साल 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही है। हिंदी भाषा का विकास क्रम से 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल आता ही है। ठीक, नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं नज़र डालूंगा तो प्रारूप लेखन से आजकल इसका वैल्यू बढ़ चुका है। यहाँ से कम पहले 1 बोलता था, अब 2 बोल रहे हैं, तो यहाँ से 12 नंबर के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और अनुवाद से हर साल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। 5 नंबर आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, और 5 नंबर का आप जो लाइनिंग वाला दिया रहेगा, लाइन दिया रहेगा, उसको आपको अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस बढ़ता है। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ने का शुरुआत करते हैं। पढ़ने का शुरुआत में हम लोग का ये रहेगा कि हम लोग हर क्लास के शुरू में कुछ पर्यायवाची पहले सीखेंगे। ठीक, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इम्पॉर्टेंट को मैं बताऊंगा जनरली। ठीक, उसके बाद जो भी है टॉपिक हम पढ़ते रहेंगे, उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, और एक चीज़ और है कि मैं हर रोज़ का रोज़ मैं आप लोग को, आपका जैसे आपको करेंगे, इनरोल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें कुछ PDF भेजूंगा, जिसमें डेली का 5 क्वेश्चन, 5 आपका पर्यायवाची रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा सारा का सारा, विलोम रहेगा, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द रहेगा। ठीक, मुहावरे एवं लोकोक्ति वो सब रहेगा। वो एक PDF का मैं एक आपको वो दिखा देता हूँ किस तरीके का रहेगा वो। ठीक, कुछ इस तरीके से आपका रहेगा PDF। ठीक है, ये एक टारगेट बैच का एक Day 1 का रहेगा। ठीक, इसमें हम पर्यायवाची का मैं दूंगा आपको। वैसे पर्यायवाची को अगर मैं ध्यान बताऊं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 1 का 4 लिखने बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है 1 का 2 लिखने बोलता है, और लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ कि आपको सिर्फ 1 का 1 ही लिखना था। ठीक है, तो जो भी है हमारा जो अप्रोच रहे वो कम से कम 4 याद रखे, वो हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, ये सबको मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाना है। ये तो यहाँ पे 4 लिखा है, मैं आपको कम से कम 10-15 एक का बताऊंगा कैसे कनेक्ट करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं गणेश का है, शंकर जी का है, पार्वती, कार्तिकेय, ये आपके पर्यायवाची हैं। ठीक है, उसके बाद विलोम शब्द, ये सब आपको PDF मिलेगा। विलोम शब्द 5 इंपॉर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट है ना, आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये सब आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे अर्थ का होता है इति, जैसे अर्थ मतलब क्या होता है ना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। ठीक है, और इति का मतलब होता है आपका ख़त्म करना। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से रहते हैं तो जैसे LHS = RHS जब हम सिद्ध करते थे तो लास्ट में हम लिखते थे इति सिद्धम करके, है ना, तो इति सिद्धम मतलब ये हो चुका है, इसका अंत हो चुका है। ठीक, एक विलोम शब्द का एक बेसिक रूल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, जैसे अर्थ का मतलब जैसे आपको पता है शुरुआत करना। ठीक है, तो शुरुआत करने का आप जैसे आप विलोम ऐसे सोचेंगे तो आप क्या सोच सकते हैं, अंत होना, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो अर्थ का आप अंत होना नहीं लिख सकते, अर्थ का आपको इति में ही लिखना हो। ठीक है, यानी कि जैसा जो दिया है उसी को ही याद करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे विहित का होता है आपका निषिद्ध होता है, अनुराग का विराग होता है, कई लोग वैराग्य लिख देते तो गलत हो जाता है। ठीक है, सार्थक का निरर्थक होगा, वृद्धि का आपका ह्रास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक, सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। ठीक, जिसमें हम देख सकते हैं एक अजर है और दूसरा क्या है आपका अजीर। ठीक, अजर का मतलब होता है जो आपका बूढ़ा ना हो। ठीक है, और अजीर का मतलब होता है आपका आंगन। ठीक, यहाँ पे वो रहेगा चंद्रबिंदी रहेगा ऐसे, तो लिखा नहीं पाया है।
ठीक। मैं ये सब भी सिखाऊंगा कि कहाँ पे चंद्र बिंदी आएगा, कहाँ पे बिंदी आएगा, ये सब कुछ सिखाते हुए चलूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उर यानी क्या होता है आपका हृदय, और उरु मतलब होता है आपका जान, ठीक। जैसे आप नाम सुने होंगे उर्वशी, ठीक है। उर्वशी यानी कि उर यानी कि हृदय होता है, अवशी यानी कि जो समा जाए या पसंद है, जो हृदय को पसंद है वो क्या होता है उर्वशी होता है, ठीक। जैसे सांप का एक पर्यायवाची होता है, यानी कि जो सरीसृप होता है ना, जो ज़मीन पे लेट के चलते हैं, उसका एक पर्यायवाची उरग, ठीक है, यानी कि जो छाती के बल चलता है उसको बोलते हैं उरग, ठीक है। तो ये सब कनेक्ट कर करके हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक। इत्र का होता है पुष्पसार बोलते हैं इसको, सेंट जो होता है उसको इत्र बोलते हैं। इतर का मतलब क्या होता है आपका अन्य होता है, ठीक। तुरंग मतलब आपका घोड़ा होता है, और तरंग मतलब क्या होता है आपका लहर, ठीक। वैसे ये होता है आपका गेय मतलब होता है जो गाने योग्य होता है, और गेय मतलब होता है आपका जानने योग्य, ठीक। तो ऐसे पाँच पाँच करते करते आप पढ़ते जाएंगे ना, तो ये क्लास कम से कम अगर 50 दिन भी चलता है तो आपका कम से कम 250 इम्पॉर्टेंट वो चीज़ आपका याद हो जाएगा। बशर्ते ये है कि आपको डेली डेली उसको पढ़ना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये PDF मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द में मैं ये एक बनाया हूँ, कुछ इससे मतलब सीखने टाइप का है, वर्षा संबंधित, ठीक है। वर्षा मतलब होता है आपका वृष्टि, ठीक है। तो उसी से ही हम लोग ये बनाए हुए हैं। जैसे हो गया आपका पहली वर्षा का जो पानी है उसको बोलते हैं नवोदक, ठीक। आवश्यकता से अधिक बरसात अगर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अतिवृष्टि, ठीक। बहुत कम बारिश होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्पवृष्टि। बरसात बिल्कुल भी नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनावृष्टि, ठीक है। देखिए वृष्टि से आप बना सकते हैं, वृष्टि मतलब होता है वर्षा, अगर ज़्यादा हो गया तो अति, अति का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। अल्प मतलब कम होता है तो कम वर्षा अल्पवृष्टि, और अना यानी कि जो ना के उसमें कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा आपका अनावृष्टि, ठीक। सेम यहाँ पे भी आपका होगा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या बोलते हैं हम लोग महावट। ये दो चीज़ को आपको अलग से याद करना है, बाकी ये सब चीज़ को आप कनेक्ट करके बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं मुहावरे, ठीक। मुहावरों में 3 अभी दिया हूँ, इस बार कोशिश करूँगा कि 5-5 दे पाऊँ। एक होता है आपका अक्ल के घोड़े दौड़ाना, आकाश पाताल एक करना, एक आंख से देखना, ठीक है। जैसे अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है आपका हवाई कल्पनाएं करना। देखो इसको मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब प्रयोग में लाते हैं, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पे एक देख सकते हैं, परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे देख सकते हैं आकाश पाताल एक करना, तो उसका मतलब ये होता है अत्यधिक प्रयत्न करना, ठीक है। अब जैसे ये ऐसा जरूरी नहीं कि इस चीज़ को आपको याद रखना है, आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि अभी जो सीन चल रहा है दावा पत्ती का, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन को अगर विलोपित कराना है तो अभ्यर्थी जो आकाश पाताल एक कर दे रहे हैं उसका सोर्स खोजने के लिए, आप देख रहे होगे, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यूपीएससी का जो लास्ट अटेम्प्ट वाले जो कैंडिडेट होते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हो कि यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट उस वर्ष पास होने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं, ठीक। ऐसे करके आप बनाना होगा, ठीक। उसके बाद देखिए एक आंख से देखना, यानी कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना, ठीक है, यानी कि सबको एक नज़रिए से देखना, ठीक है। सच्चा शासक वही होता है जो सबको एक आंख से देखता है, ठीक है। एक यहाँ पे आप शासक यूज़ किए हैं, आप एक शिक्षक का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी का उदाहरण दे सकते हैं कि हमारी माता जी जो है किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करती, वो सबको एक आंख से देखती है, ठीक है। एक आंख से देखती मतलब ऐसा मत ना हो जाए कि ये एक आंख से, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकोक्तियाँ जो है, यहाँ पे 3 लोकोक्ति है। ठीक, लोकोक्ति जैसे हो गया अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ पैटर्न में, मतलब इसमें तो मैं वाक्य प्रयोग भी दूंगा, आज सिर्फ मीनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है उसमें ये है कि आपको एक ये दिया रहेगा, उसका वाक्य का मीनिंग पूछा जाएगा, और साथ ही साथ प्रयोग कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो हम वो सब देखते हुए इसका प्रयोग भी सीखेंगे, ठीक है। जैसे 3 यहाँ पे है उसको देख लेते हैं। पहला आपका अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा, तो इसका मतलब ये होता है जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुण का आदर नहीं होता, ठीक है। वैसे ये भी है आपका
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अकेला आदमी जो है कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता, उसे अन्य लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये हमारे छत्तीसगढ़ के CGPSC एस्पिरेंट पे काफ़ी फिट बैठता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, यानी कि जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरे काम में लग गए। ठीक, कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे होते हैं जो CGPSC की तैयारी करने तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ बैंकिंग में घुस जाते हैं, कोई ज़मीन दलाली कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई रेंट पे रूम दे रहा है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जब तक एक फिक्स टाइम होता है, कम से कम 2 साल 3 साल, जब तक ना लगे कि हाँ अब नहीं हो सकता, तब तक उसको उसी में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का हमको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये PDF आपको मिलेगा डेली। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। तो चलो मैं कुछ पर्यायवाची बनाना आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो एक आप कोशिश करना कि कॉपी का कोई एक सेक्शन आप पर्यायवाची के लिए बना अलग से रखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द से। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हिंदू मान्यता में जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो गणेश जी को याद करते हैं। तो हम भी हमारा जो आज का पर्यायवाची शब्द है उसको गणेश जी के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो गणेश का पर्यायवाची, वैसे तो एग्ज़ाम में आपको वो सब पूछेगा, मतलब 2 या 4 लिखने को पूछेगा, लेकिन हम बनाना सीख रहे हैं ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि 4 जो रटे होते हैं कभी कभी याद नहीं होता है, लेकिन अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो उसको आप आराम से किसी भी कंटेक्स्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप जैसे अब ये जो है देवी देवताओं के पर्यायवाची है ना, तो इसमें ना 2-3 कंटेक्स्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, एक तो आप सामान्य मतलब बाहरी रूप से अगर गणेश जी को देखें तो उससे क्या क्या पर्यायवाची बनता है, एक वो। ठीक है, फिर आप पुत्र के रूप में, ठीक है, पुत्र के रूप में होगा तो इनका जो पर्यायवाची बनेगा, एक पिता के नाम से बनेगा और एक इनकी माता के नाम से बनेगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है ये वाले गणेश जी पे फिट ना हो, उसके बाद जो भी ये धारण करते हैं, ठीक है, धारण करते हैं, जैसे कि आपके हनुमान जी गदा धारण करते हैं, विष्णु जी चक्र धारण करते हैं, तो वैसे टाइप का जो भी कोई स्पेसिफिक जो मतलब भगवान है वो चीज़ धारण करते हैं तो उसके आधार पे वो बनेगा। ठीक, उसके बाद अगर कोई शत्रु है उनका तो उसके आधार पे आप बना सकते हैं। ठीक है, शत्रु हो गया, पति के आधार पे भी बनता है। ठीक है, पति के आधार पे भी आपका बनता है। ठीक है, तो जब सामान्य, आप इसको एक एक करके देखते हैं, सामान्य जब आप बनाएंगे तो उसका बाहरी आवरण को सोचेंगे कि कैसे टाइप के, जैसे गणेश जी दिखते हैं तो उसके आधार पे हम बनाएंगे। ठीक, क्लियर है? और जैसे पुत्र के कंटेक्स्ट में बनाएंगे, ठीक है, तो पिता के जब कंटेक्स्ट में हम लिखेंगे तो उसमें हम सूत या ज प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग माता के कंटेक्स्ट में जाएंगे, वैसे तो दोनों के उसमें सूत, ज, नंदन, ये सब हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कि गणेश जी जो है आपके क्या है, पुरुष है, तो ये सूत, ज और नंदन प्रयोग होगा। और जैसे अगर कोई महिला आ गई तो उसमें प्रयोग होता है सूता, जा या नंदनी, ये सब आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धारण करने के कंटेक्स्ट में हम लिखते हैं पाणी। ठीक है, पाणी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको कि सरस्वती का अगर आपको पर्यायवाची बनाना है इसके कंटेक्स्ट में, तो आप क्या बनाएंगे, वीणा पाणी बनाएंगे। ठीक है, और उस वीणा पाणी का भी आपका स्पेलिंग सही होना चाहिए ना, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, वीणा पाणी। ठीक है, वैसे ही अगर एक शत्रु के कंटेक्स्ट में बनाना चाहूँ, ठीक है, तो उसमें मैं एक वो डालूँगा अरि और रिपु प्रत्यय। ठीक है, अरि और रिपु प्रत्यय से हम मिलके बनाएंगे। ठीक,
जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे शिव जी के शत्रु है कामदेव, ठीक है, तो उनका जो वो रहेगा, मतलब जो पर्यायवाची रहेगा वो क्या बनेगा आपका कामारी। आगे मैं पढ़ाऊँगा कैसे बनाएंगे कामारी करके, इस तरीके से, ठीक है। कामदेव धन अरी करके वो बनता है कामारी। क्लियर है? अगर पति के संदर्भ में बनाना है, पति को नाम जोड़ते हुए, ठीक है, तो उसमें हम कांत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे शिव जी का एक पर्यायवाची है उमाकांत, यानी कि उमा के पति, ठीक है। जैसे विष्णु जी का एक पर्यायवाची है वो होता है आपका लक्ष्मीकांत, यानी कि लक्ष्मी के पति, ऐसा टाइप का, ठीक है। आगे करेंगे सब कुछ एक एक करके, ठीक। तो चलिए अब इसमें शुरू करते, गणेश जी का शुरू करते हैं, ठीक। अब गणेश जी को आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, गणेश जी को हम देखेंगे, मतलब जैसा उनका आवरण है वैसा देखते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि उनका जो मुख है कैसा है, हाथी के समान है, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा आपका गजानन बनेगा, ठीक, गजानन बनेगा। और एक बनेगा आपका हस्ती मुख, यानी कि हाथी के समान जिनका मुख है वो क्या होगा हस्ती मुख, ठीक। उसके बाद देखते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो सूंड है वो थोड़ा सा टेढ़ा जैसा है, ठीक है, थोड़ा सा वक्र है, तो इसलिए उनको बोला जाता है वक्रतुंड, ठीक। एक दांत उनका टूटा हुआ है आपको पता है, तो इसलिए कहा जाता है एक दंत। क्लियर है? एक दंत हो गया। एक दंत के बाद आप देखेंगे कि उनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, ठीक है, उभरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं लंबोदर। ठीक, लंबोदर हो जाएगा। लंबोदर के बाद देखेंगे कि उनको जो है खाने में क्या प्रिय है, मोदक प्रिय है, ठीक, तो इनको बोला जाता है मोदक प्रिय। ठीक, इनका जो वाहन है वो है मूषक है, तो मूषक वाहन बोला जाता है। ठीक है, ये तो आप जो फीचर मतलब सामान्य तौर पे उनको एक इमेजिन करते हैं तो इतना सारा पर्यायवाची आप बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गजानन, हस्तिमुख, वक्रतुंड, एकतंत, लंबोदर, मोदक प्रिय और मूषक वाहन। आपको याद करना है सिर्फ 4, लेकिन अगर आपको बनाने सीख जाते हैं अब तो आप कितना भी चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आता जनरली, इसलिए ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया गजानन, हस्तिमुख, वक्रतुंड, एकतंत। ठीक, उसके बाद अगर पुत्र के संदर्भ में देखेंगे, ठीक, तो इसको आप बोल सकते हैं शिवपुत्र, शिवनंदन। ठीक है, जो दो जनरली हम जानते हैं शिवपुत्र और शिवनंदन। ठीक, उसके बाद बोलते हैं उमासुत, भवानीसुत। माता के नाम अगर जोड़ के हम लिखना चाहें तो वो होगा उमासुत, भवानीसुत। ठीक, ये सब आप गौरीपुत्र, गौरीसुत, ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको और पता होगा कि गणेश जी को और क्या क्या बोला जाता है। एक विनायक बोला जाता है। ठीक, दूसरा ये विघ्नहर्ता भी बोला जाता है इनको। विघ्न मतलब होता है बाधा। ठीक है, बाधा को जो दूर करे उनको बोलते हैं विघ्नहर्ता। ठीक है, विनायक हो गया, विघ्नहर्ता हो गया, इनको विघ्नेश भी बोला जाता है। ठीक, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आपको याद 4 करना है, लेकिन आपको बनाना चाहे तो देखिए कितना बना लिया हम लोग, 2 3 5 और 2 7, 7 2 9 3 12 15। ठीक है, 15 पर्यायवाची आप आराम से बना सकते हो अगर आप सीख जाते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया गणेश जी का। और भी 2-4 होंगे। एक वो होता है जो अभी नाम जो चलता है, एक होता है आपका हेरंब, एक होता है आपका हेमवती नंदन।
ठीक है, ये दो नाम जो है अभी और हेरेम है, ये रंभ है, रंभ, हेरंब, ठीक है, हेरंब और हेमवती नंदन। ठीक हो गया, ये हेरम होगा और ये हेमवती नंदन। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका गणेश जी का। शंकर जी का देखते हैं। शंकर जी का तो आप अनंत बना सकते हो, अनंत नहीं बोलना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बना सकते हो। ठीक, आप इसमें सोचते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे आप शंकर जी को इमेजिन कीजिए, ऊपर से नीचे एक बार मतलब थोड़ा सा एक स्कैन टाइप का करिए, तो आप देखेंगे कि आप बताइए, एक दो बताइए ऐसे। गला हो गया वो तो, हाँ, तो क्या बोलेंगे उसको? धर मतलब होता है धारण करने वाले, ठीक है, तो बोलते हैं भुजंगधर। ठीक है, एक तो वो बना सकते हो, बहुत अच्छा बनाया आप। ठीक है, और एक दो बताओ और सोचो। 3 आँख है तो क्या बोलेंगे? त्रिलोचन बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोल सकते हैं, त्रिलोचन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अब शुरू करते हैं ऊपर से। आपके ऊपर में आप देखते हैं कि जटा होता है और उसमें गंगा विराजमान होती है। ठीक है, तो उसके नाम पे बोला जाता है गंगाधर और जटाधर। ठीक है, गंगाधर और जटाधर। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि 3 नेत्र हैं उनके, तो उनके नाम पे बोला जाता है त्रिलोचन। ठीक है, और एक चीज़ और भूल रहे हो आप कि यहाँ पे उनके क्या होता है? चंद्रमा होता है। ठीक है, तो उसके नाम पे होता है चंद्रशेखर, यानी कि चंद्र है जिनके शेखर में, शेखर मतलब आपका सर। ठीक है, चंद्रशेखर बोलते हैं, शशांक शेखर भी बोला जाता है और मृगांक शेखर भी बोलते हैं। ठीक, वैसे ये जो है शशांक और मृगांक जो है आपके चंद्रमा के पर्यायवाची, उसको मैं बताऊंगा कैसे होता है वो। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद और नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि क्या है? भुजंगधर, क्योंकि गले में सांप होता है। ठीक, तो उसके नाम पे भुजंगधर। ठीक, उसके बाद आप देखें डमरू होता है एक हाथ में, तो इसलिए बोला जाता है डमरूधर। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि त्रिशूल वो धारण करते हैं, तो इसलिए बोला जाता है इनको त्रिशूल पाणी। ठीक है, त्रिशूल पाणी हो गया, ये हो गया। तो जो हम देख पा रहे हैं वो ये सब है भुजंगधर, डमरूधर, त्रिशूल पाणी, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, गंगाधर और जटाधर। और कुछ सोच पा रहे हैं आप? और कुछ याद आ रहा है कुछ इसके अलावा? मतलब और कुछ सोच पा रहे हैं? और कुछ नहीं? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका। ठीक, ये तो ये हो गया। इसके साथ साथ और एक अन्य उसमें बोला जाता है, अन्य संदर्भ में भोलेनाथ बोला जाता है, शिव बोला जाता है। ठीक, और शंभु बोला जाता है, ये सब बोला जाता है। ठीक है, महाकाल बोल सकते हो। ठीक, ये त्रिलोचन के साथ साथ आप बोल सकते हो त्रयंबक। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद शत्रु के संदर्भ में, शत्रु के संदर्भ में आप बोल सकते हो कामदेव इनके शत्रु है। ठीक है, तो बोलते हैं कामारी, मदनारी और मनोजारी। ठीक, कामदेव का पर्यायवाची है सब, काम ही बोलते हैं, मदन भी बोलते हैं और मनोज भी बोलते हैं उनको। ठीक, तो उस संदर्भ में हम बोलेंगे कामारी, मदनारी और मनोजारी। क्लियर है?
उसके बाद हम देखते हैं पति के संदर्भ में कैसे आएगा, ये कैसे बनेगा। ठीक, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पति, उमापति, गौरीपति, ये सब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक, उमापति हो गया, गौरीपति। उसके बाद इसको बोल सकते हो आप उमाकांत, आप गौरीकांत भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, उमापति, गौरीपति, उमाकांत। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। तो देखिए हमको 4 याद करना है और यहाँ पे हम लोग कम से कम 15-16 ठो ऐसी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका शंकर जी का। अब इसी में आप पार्वती जी का भी देख लेते हैं, अब इतना देखिए नहीं तो। ठीक, पार्वती जी का आपको कुछ कुछ वो आप देखिए, ये ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफिक कुछ धारण नहीं करती, सामान्य रहती हैं। आप देखे वो फोटो में। ठीक है, तो 2-3 इनका नाम है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे हो गया आपका उमा, गौरी, ठीक है, और भवानी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप पत्नी के संदर्भ में बोल सकते हो शिवप्रिया। ठीक है, पत्नी के संदर्भ में आप इनको बोल सकते हो शिवप्रिया। ठीक है, और उसके बाद पुत्री के संदर्भ में इसको आप बना सकते हो। आपको पता है पार्वती किन की पुत्री है? शैल की पुत्री। शैल यानी कि पर्वत होता है, उनकी पुत्री माना जाता है पार्वती को। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि आप क्या क्या प्रत्यय लगा सकते हैं, जा प्रत्यय लगा सकते हैं और दूसरा सुता प्रत्यय लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जैसे आप शैल जो होता है उसका मैं आप लोग को आपको उदाहरण बताता हूँ। एक हम बोलते हैं शैल, मतलब पहाड़ का जो होता है पर्वत का, उसका पर्यायवाची एक होता है शैल और दूसरा होता है गिरी। ठीक है, होता और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो नाम प्रचलित है पार्वती जी का वो इससे मिलके बनता है। ठीक है, तो इससे मैं बना सकता हूँ, पुत्री भी इसमें प्रयोग करते हैं, शैलजा बन जाएगा, शैल पुत्री और शैल सूता। ये तीनों बना सकते हैं और तीनों का तीनों आपका सही है। ठीक, सेम आप इसमें बनाएंगे गिरिजा। ठीक है, गिरिपुत्री और गिरी सूता। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा आसान लग रहा है बनाना, थोड़ा सा इजी लग रहा है। ठीक, ऐसा और भी सीखेंगे डेली 2-2, 3-3 करके। हो गया, नोट कर लिए? चले ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज 3 पर्यायवाची कर रहे हैं, कल हम लोग और करेंगे इस पे। ठीक, तो डेली ये अपडेट होते रहेगा आपका। क्लियर है? ये जो सिखाने वाला पोर्शन है जहाँ पे आप कुछ कुछ कनेक्ट करके बना सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा। कुछ चीज़ पर्यायवाची ऐसा होगा जिसको आपको रटना होगा, वो सबको मैं जो 5-5 डेली चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर, उसको मैं डेली करके आपको शेयर करते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पर्यायवाची। ठीक, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। मेन पढ़ाई थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो वर्ण व्यवस्था से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था आप टॉपिक डाल लीजिए, ऊपर में हेडिंग लिख लीजिए वर्ण व्यवस्था। एक फ्रेश पेज में लिखेंगे ना, फ्रेश पेज के ऊपर में आप लिखेंगे वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था मतलब हमको वर्णमाला पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा 52 वर्ण लिख पाएँ। जितना लिख पाए उतना लिखिए, बस कोशिश कीजिए आप कितना लिख पाते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन देखेंगे वो लोग भी, ऑनलाइन वालों से बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन देखेंगे वो लोग भी पहले लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। आगे तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या सही क्या गलत है। ठीक, लेकिन पहले आप कोशिश ज़रूर कीजिए। ठीक, चलिए तो आप लोग ट्राई करके रखिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
2 मिनट। हो गया? जितना मन में आ रहा है पूरा पूरा एक बार में सही हो जाए। हेलो, ठीक, बने हो जाएगा तो बताएंगे ना, मैं एक बार चेक कर लूँगा आपका, उसके बाद फिर अपन सीखेंगे। सीख रहे हैं ना, घबराना नहीं है। हिंदी भाषा में जो बेसिक है वर्णमाला आपको आना ही चाहिए। ये वर्णमाला आपको आएगा पूरा का पूरा 52 कैसे होता है, क्या होता है, तो जाके आपको संधि ये सब में इजी होगा। ठीक है, तो ये आपको ये बेसिक है, ये इतना आना ही चाहिए। हो गया? चले मैं देखता हूँ। ये पहले आता है, ये पहले आता है, ये बाद में आता है। ठीक है, ये ढ के नीचे बिंदी है तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पे आता है, पहले आता है, ये बाद में आता है। ठीक है, उसके बाद आप 2 वर्ण भूल गए हैं, एक होता है ढ़ और अढ़ा। ठीक है, इसको क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, ये आप लिखना भूल गए। ठीक, और ये जो ढ होता है, ढ के नीचे पे बिंदी नहीं आता। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। क्लियर? ये तो आप चलिए, बहुत अच्छा प्रयास रहा ये। ठीक है, क्लियर? तो जैसे आप सिर्फ 50 वर्ण नहीं लिख पाए हैं, 2 एक गलत हो गया, 2 और सीक्वेंसिंग में भी थोड़ा गलत हो गया, और 2 वर्ण आप भूल गए। ठीक है, तो ये एक दिन ऐसा परफेक्शन आपको लाना है कि पूरा का पूरा आपको सही होना चाहिए, और वो सही के साथ साथ आपको उसका कैटेगराइज भी आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। हम हिंदी वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में आपका जो टोटल वर्ण कितना होता है, 52 होता है। ठीक है, इसको आपका क्लासिफाई किया गया है। इस हिंदी वर्णमाला में आपके स्वर वर्ण होते हैं 11। ठीक है, उसके बाद अयोगवाह वर्ण होता है 2। ठीक, फिर आपका व्यंजन होता है, उसकी संख्या 35 है। ठीक, और उसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, उसकी संख्या है आपका 4। ठीक है,
जनरली जो जिनको पता नहीं रहता वो ये मान के चलते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या जो है 13 है करके। एक्चुअल में वो संस्कृत में 13 होता है, लेकिन हिंदी में आपका स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये स्वर 11 होते हैं, अयोग वह आपका 2 होता है, व्यंजन होता है 35। ठीक है, इस व्यंजन में भी आपको कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें होता है आपका स्पर्शी व्यंजन का जो संख्या है वो होता है 25। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन जो है उसका संख्या होता है 4। ठीक है, फिर होता है आपका ऊष्म व्यंजन, या इसी को बोलते हैं हम संघर्षी व्यंजन, इसका संख्या होता है आपका 4। ठीक है, और उसके बाद जब आप हो जाएंगे एक और बचता है, वो होता है आपका उपक्षिप्त व्यंजन, या इसी को बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। ठीक, इसका संख्या होता है 2। क्लियर है। स्पर्शी व्यंजन जिसकी संख्या होती है 25, अंतःस्थ व्यंजन जिसका संख्या होता है 4, ऊष्म व्यंजन जिसका संख्या होता है 4, उपक्षिप्त व्यंजन जिसका संख्या होता है 2। ठीक है, ये सारा का सारा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका कितना संख्या है, उसके बाद हर एक का मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कौन कौन सा वर्ण क्या क्या होता है, उसके बाद मैं एक एक करके आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आपका स्वर से। ठीक, स्वर की संख्या होती है 11, जिसमें हम शामिल करते हैं अ, आ। ठीक है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, फिर आता है आपका री। ठीक है, फिर होगा आपका ए, ओ और औ। ठीक है, ये 11 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह वर्ण। ठीक, अयोगवाह वर्ण की जो संख्या है वो होता है 2, जिसमें हम शामिल करते हैं अम और आहा को। ठीक, अम और आहा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे होता है आपका व्यंजन। ठीक, इस व्यंजन में हम सबसे पहला देखते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक, इस स्पर्शी व्यंजन का जो संख्या है वो होता है 25। ठीक, इसी स्पर्शी व्यंजन का अन्य नाम है वर्गीय व्यंजन, है ना, क्योंकि 25 होता है, 5 का वर्ग आपका 25 होता है। क्लियर है। ठीक, तो ये आपका 5/5 के उसमें बटा होता है, एक बार देखेंगे आप तो 5/5 के वो बटा होता है। ठीक, जिसमें से आपका जो पहला वाला जो सेक्शन है उसको हम बोलते हैं क वर्ग। ठीक, उसके बाद जो होता है वो होता है आपका च वर्ग का। ठीक है, फिर होता है आपका ट वर्ग। ठीक है, उसके बाद होता है आपका त वर्ग, और आखिरी जो होता है वो होता है आपका वर्ग का। ठीक है, तो ये 5 वर्ग में बटा होता है। क्लियर। और हर एक वर्ग में आपके 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसमें से जो भी आपका पहला होगा उसको बोला जाता है प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण। सेकंड जो भी होगा उसको द्वितीय वर्ण बोला जाएगा, तीसरा जो रहेगा उसको तृतीय वर्ण, और चौथा जो रहेगा उसको चतुर्थ वर्ण, और लास्ट जो रहेगा उसको पंचम वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये आपका संधि में ज़्यादा काम आएगा। आपको बोला जाएगा कि क वर्ग के क वर्ग के तीसरा वर्ण का किसी दूसरे वर्ण से संयोग हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट माइंड पे क्लिक होना चाहिए कि क वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि ग के बारे में बात हो रहा है करके। ठीक है, तो ये होगा आपका क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक, इसमें होगा आपका च, छ, ज, झ, या। ठीक है, फिर होगा आपका ट,
ढ, और ध्यान देंगे इस ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगा, ना ही ड के नीचे बिंदी आएगा। ठीक है, देखिए 3 चीज़ में आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा क्या क्या है। लिखते वैसे ही टाइप का है लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या है आपका अंगा है। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो क्या है आपका ड, ये वाला। ठीक है, और ये जो ड है वो क्या है आपका उपक्षिप्त व्यंजन वाला जो ड आता है ना वो होता है। क्लियर है? तो तीनों में अंतर है ना। कभी भी आप अगर किसी भी चीज़ को लिखते हुए तीनों में अंतर नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा नंबर आपको कट जाएगा। ठीक, एक हलन भी आप गलत लगाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। ठीक, फिर होगा आपका त थ द ध न। क्लियर? ये हो जाएगा त थ द ध न। और आखिरी जो होगा वो होगा आपका प फ ब भ म। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होगा आपका। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे आपका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्लियर? तो ये वर्गीय व्यंजन हो गया। इसके बाद आगे और व्यंजन है, उसमें से होगा आपका अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में होता है आपका 4 वर्ण। एक होता है य, र, ल और व। क्लियर? य, र, ल, व। उसके बाद आएगा आपका संघर्षी व्यंजन, या उसमें व्यंजन भी बोला जाता है इनको। इस सीक्वेंस को आप याद ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस याद रखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, जिससे क्या है जब घोष अघोष पढ़ेंगे, प्राण अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ये होता है शक्कर का सा, षटकोण का सा, होता का सा और हलवाई का ह। ठीक है, तीनों उच्चारण में तो लगभग सेम लगता है क्योंकि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं उनका एक्सेंट में ऐसा है कि तीनों का तीनों स ही होता है। ठीक है, तो स स और हा। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे उपक्षिप्त व्यंजन। ये क्या होता है आपका ड़ और अढ़ा। ठीक, उपक्षिप्त व्यंजन होता है आपका क्या ड़ और अढ़ा। ठीक, इसी को ही द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ये सब का हम डेफिनेशन लिखते हुए चलेंगे, मैं लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में थोड़ा सा फर्क है, नाम से ही स्पष्ट है। संयुक्त मतलब क्या होता है जोड़कर, मिलकर या जुड़कर। ठीक है, यानी कि ये जो व्यंजन है वो किसी 2 वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, इसमें आपको 4 चीज़ें सामने होती है, 4 वर्ण, जिसमें होता है आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, जिसमें से आपका छ जो है वो बनता है क और षटकोण के स से। ठीक है, त्र जो है वो बनता है त और र से बनता है। ठीक है, आपका ज्ञ जो है वो बनता है ज और य से। ठीक है, और स्र जो है वो बनता है शक्कर का स और र से। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये सब जो है आपका जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों को तोड़ेंगे तो जाके और भी अच्छे से काम आएगा। ठीक, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, तो पूरे 52 वर्ण हम लोग देख लिए। ठीक, चलिए तो अब मैं कुछ आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, उसका आंसर भी आप लिखेंगे। चलिए नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, इसके उत्तर में लिखेंगे आप। एक चीज़ को हम समझेंगे पहले थोड़ा सा, जब भी कोई डेफिनेशन आपको लिखने बोला जाएगा। ठीक है,
एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, उसको हमेशा फॉलो करना, ठीक है। जब भी कोई डेफिनेशन बोला जाएगा खासकर हिंदी में, तो इस फॉर्मेट को प्रयोग में करना। पहले जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा शाब्दिक अर्थ, अगर उसका निकल पाता है तो, सबका वो नहीं निकल पाता, ठीक है। अगर कोई, जैसे मैं वर्ण बोल रहा हूँ, वर्ण का अगर कोई शाब्दिक अर्थ है तो उसको आप लिखिए, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ पे स्कोप बनता है कि वहाँ पे लिखना जरूरी है तो वहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक। पहला चीज़ आपको लिखना होगा शाब्दिक अर्थ, ठीक। उसके बाद जो बेसिक डेफिनेशन आप पढ़े हैं, परिभाषा, वो आपको लिखना होगा, ठीक। और तीसरा चीज़, हर एक जो भी आपको पूछा जाएगा उसमें आपको उदाहरण लिखना कंपलसरी है, ठीक। तब जाके, मतलब हमारा ये, मतलब मेरा ये मानना है कि आप एग्जामिनर को एक भी ऐसा स्कोप मत दो जहाँ से वो नंबर काट दे, आपको पूरा लिख के आना है, ठीक। क्लियर है? हो सकता है कई बार ऐसा हो कि आप उदाहरण ना लिखे हो करके 2 में से आपको 1 पकड़ा दे, ठीक है। ऐसा हुआ है, मैं RTI कॉपी भी देखा हूँ, ठीक है, तो उसमें हुआ है। तो हम ये स्कोप, ये जो फॉर्मेट है, हर किसी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसी पे ही हम लोग चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहले अपन लिखे नहीं, वर्ण किसे कहते हैं लिखे, मतलब प्रश्न लिखेंगे इसमें। भाषा की सबसे मूल इकाई, भाषा की सबसे मूल इकाई जिसके और अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, भाषा की सबसे मूल इकाई जिसके और कोई अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण करके लिखेंगे आप, और इसमें लिख लीजिए, आप अपने मन का कोई भी 4 वर्ण लिख लीजिए, ठीक। व्यंजन का अगर उदाहरण लिखेंगे तो ऐसा हलंत करके लिखेंगे ना, जैसे आप क लिख रहे हैं तो क में हलंत रखेंगे, ठीक, क्योंकि व्यंजन जो है स्वर के मेल से बनता है, तो उसका उदाहरण देंगे तो आप क हलंत करके देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अगला प्रश्न लिखेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला। ठीक, इसमें लिखेंगे आप, वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लिखेंगे आगे, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। आगे लिखना इसी के, जिसमें स्वर वर्ण 11, अयोगवाह वर्ण 2, व्यंजन 35 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक है। ये हो गया। देखिए, ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो इतना लिखना है। अगर इनकेस कभी एक प्रश्न 4 नंबर में आपको पूछा जाए तो उसमें पूरा वर्ण लिख के दिखा देना उसमें, ठीक है, कि स्वर कितना है, क्या क्या है, अयोगवाह कितना है, क्या क्या है, ये सब आप लिख के उसको बता देना, ठीक। उसके बाद लिखेंगे अगला प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे आप, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण
ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उदाहरण करके लिखेंगे, नहीं उदाहरण से पहले लिखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और वो 11 के 11 स्वर आप उदाहरण के तौर पे लिख के बता दीजिए। हो गया, वो 11 के 11 स्वर आप लिख लिए। ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं। लिखना प्रत्येक व्यंजन के वे वर्ण लिखना, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन हो गया। आगे लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। ठीक, उदाहरण देके आप कुछ 2-4 अपने मन से कोई सा भी उदाहरण लिख लेंगे आप। और इसके उदाहरण में आप पूरा लिखेंगे ना, जैसे क लिख रहे हैं तो क पूरा लिखेंगे, ख लिख रहे हैं तो ख पूरा लिखेंगे। ठीक, इसमें आपका स्वर मिला हुआ है ना, इसलिए तो व्यंजन कहला रहा है। ठीक, अगर सिर्फ मैं क हलंत लिखूं तो एक वर्ण के रूप में, वो व्यंजन वर्ण के रूप में आएगा। क्लियर है? ठीक, ये हो गया। चलिए अब इसी में लिखेंगे आगे, मतलब अगला प्रश्न लिखेंगे। अब देखो जो भी हम प्रकार पढ़े ना, सबका एक एक 2-2 नंबर का वो प्रश्न बन सकता है, तो उसका आप नोट्स मतलब मैं बनवाते चलूँगा, तो उसको आप ऐसे लिखते हुए चलेंगे। तो अगला लिखेंगे हम स्पर्शी व्यंजन। प्रश्न यही रहेगा स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, तो अब उसको डायरेक्ट आप साइड हेडिंग देख के लिखते हुए चलिए। ठीक, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, लिखना इसमें वे वर्ण जिनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, ये देख के लिखना ना, कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा मत लिख देना ना, मूर्धा होता है वो। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। वे वर्ण जिनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऐसा लिखना, इनकी कुल संख्या 25 है जिसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसकी कुल संख्या 25 है जिसे
5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, जगह छोड़ के वो 25 के 25 आप नाम लिख लेना है ना। ठीक, अगला लिखेंगे अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन लिखना इसमें वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ, वे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ, जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर सटाने से होता है। परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी भी वे पूर्ण स्पर्श नहीं होते। किंतु कभी भी वे पूर्ण स्पर्श नहीं होते। वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं तथा इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तथा इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर ऐसे लिखेंगे ना, ऐसा, अर्ध ऐसा मत लिख देना। ठीक, ये गलत होगा, ये आपका सही होगा। और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उदाहरण में लिखेंगे य, र, ल, व। ठीक, इसको आप उच्चारण करके भी सीख सकते हैं। जैसे य, र, ल, व बोलेंगे ना, तो जैसा कि उदाहरण पे बोला जा रहा है कि जीभ, तालु, दांत और ओठ को परस्पर सटाने से, लेकिन ये पूरा का पूरा टच नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है। अगला लिखेंगे ऊष्म व्यंजन। इसमें लिखेंगे वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से, वे वर्ण जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण करके इसके चारों वर्ण लिख लीजिए। शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोता का सा और हलवाई का ह। ठीक, जब भी आप इसको बोलेंगे भी तो लगता है कि एक ऊष्म मतलब एक, हाँ, ऊष्म मतलब हवा बाहर आ रही है ऐसा लगता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद लिखेंगे अगला उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ठीक है, इसमें लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को बोला जाता है जिह्वा। ठीक है, ऐसे लिखना जिह्वा। ठीक है, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, मतलब हम क्या करते हैं, कहते हैं जिह्वा करो। ठीक है, लेकिन एक और लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ये। ठीक है, जिसमें से ये सही होता है, ये भी सही होता है, लेकिन ये क्या होता है आपका गलत होता है।
एक्चुअल में क्या होता है, जो ह होता है वो आधा होता है और व जो होता है वो पूरा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या कर दिया हम लोग, व को पूरा कर दिया, व को आधा कर दिया और ह को पूरा कर दिया, तो इसलिए क्या होता है वो वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत होता है। तो आपको ये लिखने का थोड़ा सा आदत बनाना होगा, ठीक है। जिह्वा कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक। उदाहरण करके आप लिखेंगे जो दो वर्ण हैं ड़ और अढ़ा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अंतिम जो परिभाषा है आज का उसको लिखेंगे, वो होगा आपका संयुक्त व्यंजन। लिखना इसमें वे वर्ण जिनकी रचना, देखिए उच्चारण नहीं है ना, ये जिनकी रचना है। वे वर्ण जिनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। वे वर्ण जिनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, उदाहरण में आप लिख लेंगे छत्र ज्ञ स्र, और इसको आप वो भी ब्रेक भी कर देना ना, मतलब एग्जामिनर को आप स्कोप ही मत देना कि कुछ नंबर काट दे, वो उसको ब्रेक भी कर देना आप। क्लियर है? ठीक, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक। कल हम लोग स्वर को पढ़ेंगे, स्वर को और मतलब वो करेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, व्यंजन को ब्रीफ में पढ़ेंगे और ये वाला टॉपिक जो है ख़त्म करेंगे, ठीक। ये जो कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कराया हूँ 2-2 नंबर का, एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम आपको शब्दशः याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। इसको बंद कर देता हूँ मैं।